जय हिंद। देखिए, आज हम आपके बीच हैं जेई मेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आज हमारे पास है और ये क्वेश्चन जो है बहुत ताज़ा है। अब ताज़ा कहने का मतलब ये हो रहा है कि हाल फिलहाल 2023 जेई मेंस में पूछा, 2022 में, 2021 में, मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन है। और जो आज का चैप्टर है आपके सामने वो है सॉलिड स्टेट, तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते चलेंगे, कुछ पॉइंट को बताते चलेंगे ताकि आपका रिन्यूअल हो जाए। वैसे तो ऑफलाइन क्लास में ये सब चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाए थे, लेकिन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके लिए ये सेवा उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं एक करके। The parameters of the unit cell of a substance are A is equal to 2.5, B3, C4, अल्फ़ा 90 डिग्री, बीटा 120 डिग्री और गामा जो है ना वो 90 डिग्री है। द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ द सब्सटेंस इज, देखिए जो यूनिट सेल होता है उसका सेल पैरामीटर आपको ध्यान रखना होता है। हम आपको ऑफलाइन क्लास में भी ये सब बातें बताए थे। हम आपको बताए थे कि जैसे क्यूबिक होगा, हेक्सागोनल होगा, टेट्रागोनल होगा, ऑर्थोरोम्बिक होगा, तो फिर उसका क्या क्या उसका सेल पैरामीटर्स होता है। तो ये तो सिंपल आपके नोट से है, किताब से है ये क्वेश्चन। डायरेक्ट आपको ध्यान में अगर है तो डायरेक्ट टिक कीजिए। ऐसे देखिए हेक्सागोनल तो होगा नहीं, सिंपल सा बात। हेक्सागोनल क्यों नहीं होगा? क्योंकि हेक्सागोनल के लिए क्या होता है, ए और बी बराबर होता है, सी बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पे तीनों में कोई नहीं बराबर है। तो जब कोई साइड नहीं बराबर हो तो वो क्लिनिक होगा। अब वो एंगल से पता चलेगा कि मोनोक्लिनिक है कि ट्राइक्लिनिक है, सिंपल सा बात। तो ध्यान दीजिए, ऑर्थोरोम्बिक भी नहीं होगा, हेक्सागोनल भी नहीं होगा, ये दोनों में कोई नहीं होगा। सिंपल सा बात है, ये दोनों में कोई नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि साइड तो कोई बराबर नहीं है, मतलब क्लिनिक है, साइड किसी का बराबर नहीं होता है क्लिनिक में। और मोनोक्लिनिक और ट्राई क्लिनिक में देखिए तो एक एंगल जो है ना वो 90 के बराबर नहीं है, दो एंगल 90 के बराबर है और एक बराबर नहीं है। तो एक जब बराबर नहीं रहेगा तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक का क्राइटेरिया क्या होता है? यही होता है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, A इज़ नॉट इक्वल टू बी, इज़ नॉट इक्वल टू सी, और फिर क्या होता है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू गामा इज़ इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो आपका मोनोक्लिनिक होगा। तो मोनोक्लिनिक था तो सीधे पॉइंट से ही था ये, सीधे अब अगर पढ़े थे, याद किए थे तो वहीं से था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट में कर रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट आर वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बिल्कुल गलत बात। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। स्टेटमेंट 2 में क्या कर रहा है, फ्रैंकल डिफेक्ट लीड्स टू कलर इन आयनिक सॉलिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एब्सेंटर। बिल्कुल गलत बात है ये बात गलत है। और इसको देखते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट जो है ना वो वैकेंसी है एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, सिंपल सा बात है। ये सही कह रहा है पॉइंट, हम इसको देखें नहीं ध्यान से। फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है उसमें होता क्या है, तो कोई भी आयन जो है वो अपना लैटिस पॉइंट छोड़ के और इंटरस्टिशियल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। तो जब वो इंटरस्टिशियल वॉइड में चला गया तो वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में आएगा, और वो अपने लोकेशन को खाली कर दिया तो वो वैकेंसी डिफेक्ट में आएगा। तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो वैकेंसी डिफेक्ट भी है एज वेल एज क्या है, वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी है। तो ऐसे केस में हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। फ्रैंकल डिफेक्ट लीड्स टू कलर ड्यू टू एफ सेंटर, नहीं, फ्रैंकल डिफेक्ट में एफ सेंटर का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो एफ सेंटर का फॉर्मेशन होता है वो होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट में। जब मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, जब एनायन की कमी हो जाती है, तो उस केस में कोई इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लेता है और उसके कारण एफ सेंटर का फॉर्मेशन होता है। ये बात आपको हम ऑफलाइन बैच में पढ़ा चुके हैं।
तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए कंपाउंड इज फाउंड बाय टू एलिमेंट्स x एंड y, ठीक है। द एलिमेंट y फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। y जो है ना, y जो है वो CCP बना रहा है, ठीक है। y फॉर्म्स क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट एंड दो जो ऑफ एलिमेंट x ऑक्युपाई, x जो है 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? सिंपल सा बात है, x और y मिलके एक सॉलिड बना रहा है, उसमें y जो है ना वो CCP बना रहा है, मतलब इसमें नंबर ऑफ एटम्स 4 है, और x जो है ना वो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो आप जानते हैं कि अगर CCP है, FCC है, HCP है, अगर क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर है, हाईएस्ट क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर जितने भी हैं वो सब में अगर n एटम है तो n के जगह पे 2n टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। अगर एटम n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? 2n। और अगर n एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? तो n। तो इस केस में आप ध्यान दीजिए, तो आप देखिएगा कि y जो है वो CCP बना रहा है, मतलब 4 एटम है, और अगर 4 है तो x 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब 1/3 इंटू टेट्राहेड्रल वॉइड, तो इसमें 8 को टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। अभी बताएं आपको कि अगर n एटम है तो n के जगह पे क्या होता है? 2n टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। सिंपल सा बात। तो फिर यहाँ पे x क्या हो जाएगा? 8/3 और y क्या हो जाएगा? 4। तो कुल मिला के 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x 8 y 12, तो x 2 y 3, x2 y 3, यही आपका ऑप्शन होना चाहिए, दिया हुआ है x2 y 3। देखिए ऑप्शन नंबर डी। ये एकदम ताज़ा क्वेश्चन है, सब जितना भी क्वेश्चन है सब ताज़ा है। ताज़ा कहने का मतलब 2022-2023 में पूछा हुआ है, कुछ क्वेश्चन 2021 जेईई मेंस का है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। An element X has a body-centered cubic BCC structure with a cell length of 200 picometer. The density of the element is 5 gram per cm cube. The number of atoms present in 300 gram of the element. बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। देखिए क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ द एलिमेंट। तो इसका तो कोई बात नहीं, 300 ग्राम नंबर ऑफ यूनिट सेल नहीं पूछ रहा है, द डेंसिटी दिया हुआ है और एज लेंथ दिया है, और पूछ रहा है कि 300 ग्राम ऑफ द एलिमेंट में कितने एटम्स होंगे। अच्छा, हम ये गौर करके देख रहे थे कि इसमें कहीं ये नंबर ऑफ यूनिट सेल तो नहीं पूछा हुआ है, तो यहाँ पे देखें कि यूनिट सेल नहीं पूछा हुआ। चलिए देखते हैं करना क्या है। कर रहा है एक BCC है, ठीक है, BCC है, तो BCC में एटम्स कहाँ पे होता है? तो BCC में जो एटम्स होते हैं वो होते हैं कॉर्नर पे और बॉडी के सेंटर पे। कॉर्नर पे और कहाँ पे होता है बच्चा? तो बॉडी के सेंटर पे, ठीक है। तो इसका जो एज लेंथ है वो 200 पिकोमीटर है, डेंसिटी दिया हुआ है। तो डेंसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ZM/NA इंटू AQ, यही करते हैं। डेंसिटी यहाँ पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 5 ग्राम पर cm3। जेड कितना होता है? जेड यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इसका 2 होता है। क्यों? क्योंकि एक होता है बॉडी के सेंटर पे और 1/8 जो होता है प्रत्येक कॉर्नर पे। तो 8 कॉर्नर है तो 1/8 इंटू 8 यानी 1 एटम। तो एक एटम जो होता है BCC में वो होता है कॉर्नर पे और एक एटम होता है बॉडी के सेंटर पे। तो पूरे यूनिट सेल में 2 एटम होगा। सिंपल सा बात है, ऑफलाइन बैच में आपको पढ़ा है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होता है, BCC में 2 होता है, FCC CCP में 4 होता है, HCP में 6 होता है। तो ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं। 2 इंटू मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10⁻23
इंटू ए क्यू। अब ए यहाँ पे क्या लेना है, तो एज लेंथ, और एज लेंथ दिया हुआ है 200 पिकोमीटर, लेकिन हम लोग को मीटर में नहीं लेना है, हम लोग को सेंटीमीटर में लेना है, क्योंकि यहाँ पे वज़न जो है वो सेंटीमीटर में दिया है, सॉरी डिस्टेंस, लेंथ जो दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है। तो 200 इंटू 10⁻⁻12 करेंगे तो ये मीटर में हो जाएगा ना, तो मीटर में हो जाएगा, तो फिर हम इसको 100 से अगर इंटू करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, तो ये इतना सेंटीमीटर हो गया, इतना सेंटीमीटर हो गया, इससे पावर कितना हो 3। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ से मोलिकुलर वेट का आपका वैल्यू आ जाएगा। देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं कुछ हद तक जहाँ हो। ये वाला 200 भी हटा दीजिए, तो 8 कर दीजिए, तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 30 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू 2m बाई, ये हो जाएगा 8 इंटू, ये हो जाएगा 10⁻⁻24 cm³। इतना होगा आपका। कैसे आ गया इतना, तो ये 2 का जो है ना वो हम 200 था, तो हम 200 को क्या किए ना कि 2 इंटू 100 लिख दिए, और इस 100 को ना यहाँ से माइनस कर दिए, तो 10 टू द पावर जहाँ -10 है वहाँ -8 हो जाएगा, तो इंटू करेंगे 3, तो 8 या 24, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे ये m का वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, ऐसे देखते हैं। m का जो वैल्यू होगा वो होगा 30 × 8, 30 × 8 और गुने 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा कितना, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 8 या 24 12। मोलिकुलर वेट का वैल्यू कितना है, 12। तो अगर इसका मोलिकुलर वेट पता चल गया हमें तो अब कुछ नहीं चाहिए, अब नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल देंगे, नंबर ऑफ एटम्स बोला है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट बाई मोलिकुलर वेट, एटॉमिक मास कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वेट कितना दिया है 300 ग्राम, तो 300 डिवाइडेड बाई 12, तो हो जाएगा कितना 2.5 × 10 है ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 25 मोल, तो 25 मोल हो जाएगा, मतलब 25 × n, और तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, यानी 25 Nm। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा कैलकुलेशन है, बस थोड़ा कैलकुलेट करना है, बाकी सारा चीज़ वैसे ही दिया हुआ रहता है कि वो आसानी से कैंसिल आउट हो जाए और आपका आंसर आ जाए, बस थोड़ा सोचना होता है और कुछ नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A cubic solid is made up of 2 elements x and y. Atom of x are present on every alternate corner. देखिए जैसे हम देखें क्यूबिक solid is made up of 2 elements x and y, ठीक है। Atom of x are present on every alternate corner and one at the center of cube. अच्छा, ये FCC है। देखिए x और y जो है ना वो मिलके FCC बना रहा है, ठीक है। तो x कहाँ पे है, तो 4 कॉर्नर्स पे है। x कहाँ है, 4 कॉर्नर्स पे। क्वेश्चन में बोल रहा है अल्टरनेट कॉर्नर, तो 8 कोना होता है ना क्यूब में, तो एक कोना 8 कोना होता है अगर क्यूब में, तो ये x कहाँ पे है, 4 कॉर्नर्स पे है, ठीक है। एटम ऑफ एक्स आर प्रेजेंटेड एवरी अल्टरनेट कॉर्नर एंड वन एट द सेंटर ऑफ क्यूब, और एक जो है ना वो बॉडी के सेंटर पे है, ठीक है। y इज एट 1/3 ऑफ टोटल फेस, y जो है ना वो 2 फेस पे है, ठीक है, क्योंकि टोटल 6 फेस होता है, 1/3 बोला है, तो 1/3 बोला है मतलब 6 का 1/3 2 ही होगा,
वाई इज एट 1/3 ऑफ द टोटल फेज, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, देखते हैं अब जो बोला है। देखिए x कितना होगा, तो 4 गुने 1/8 अब प्लस 1 तो हो जाएगा 1/2 अब प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3/2। देखिए अब ये 4 कॉर्नर पे x है, तो 4 कॉर्नर पे 1/8 प्रत्येक कॉर्नर पे होता है, 4 कॉर्नर पे है तो 4 × 1/8। और एक सेंटर पे था तो सेंटर पे तो कंप्लीट पार्ट होता है, तो सेंटर पे हम 1 लिख दिए, अपने मन से लिख दिए, कोई नहीं बोला हमको कि हाँ इतना होगा या इतना होगा। फिर क्या बोला है कि y जो है वो 2 फेस पे है, तो 2 फेस पे है तो 2 × 1/2 तो ये 1 हो गया। क्योंकि देखिए प्रत्येक फेस पे जो होता है एक एटम का आधा होता है, तो 2 फेस पे है तो 1/2 तो 2 × 1/2 होगा। तो x देखिए कितना हो गया 3/2, y कितना हो गया 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x3/2 यही हमारा आंसर होगा। x3/2 जो ऑप्शन होगा वही हमारा होगा x3/2। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट ए मेटल ऑक्साइड हैज़ फार्मूला M0.98, मेटल M इज प्रेजेंट एज M+2 M+3। ये कौन सा डिफेक्ट है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट या नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। हम आपको बताए थे कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट में क्या होता है कि मेटल जो है ना वो लैटिस छोड़ के बाहर चला जाता है। हाँ तो देखिए हमारा जो कंपाउंड है यहाँ पे वो क्या है M0.98 और O1 तो O100 हम कर देते हैं। हम क्या किए ना अपने मन से कर दिए, M0.98 था और O1 था तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके हम परसेंटेज के फॉर्म में लिख दिए। चलिए ठीक है, मेटल M इज़ प्रेजेंट है। अब देखिए ये M जो है ना आपको बताए थे, ध्यान दीजिए, ऐसे डिफेक्ट में जहाँ पे मेटल का डिफिशियंसी हो जाए वैसे डिफेक्ट में मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करके वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। और अगर मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है तो उसमें ट्रैप इलेक्ट्रॉन के द्वारा वो अपने न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए मेटल जो है ना वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2 भी करेगा और +3 भी करेगा। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो M कितना है 98 और O कितना है 100, तो ये होगा -200 और ये होगा +200। नेट कितना लाना है 0, क्योंकि देखिए आपको हम बता चुके हैं कि ऐसे केस में जब मेटल की कमी हो जाए तो वो अपना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रॉपर्टी शो करता है और वो अपना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 तो कर ही रहा था, वो +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ताकि वो क्या हो जाए, वो इसको बराबर कर सके। और नेट कितना आएगा 0। तो करा है ना कि फ्रैक्शन ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट एज M+3, तो करा M+3 कितना शो करेगा। तो टोटल M कितना है, ये जो मेटल है वो 98 है और पहले क्या था कि MO था, ठीक है, तो ये 100 था तो ये भी 100 था, तो ये -200 शो करता था, ये +200, तो नेट कितना आता था 0। कहने का मतलब मेरा ये हो रहा है कि जब डिफेक्ट नहीं था तो ये 100-200 शो करता था, +200 चार्ज शो करता था, ये -200 और नेट आता था 0। लेकिन अब जो है 2 मेटल आयन जो है वो निकल गया, तो 2 मेटल आयन जब निकल जाएगा तो 98 को ही 200 लाना है। तो मान लेते हैं कि M+3 शो करने वाला जो है वो X एटम है, X आयंस है, और M+2 शो करने वाले कितने आयंस हैं, तो 98 - X इतने आयंस हैं। लेकिन टोटल चार्ज कितना आ रहा है, तो 200, मतलब 98 मेटल आयन में X ऐसे आयंस हैं जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो उसके द्वारा टोटल चार्ज कितना आएगा 3x। अब प्लस टोटल तो मेटल का यहाँ मोलिकुल आयन जो था वो 98 था और 98 में X जो है वो 3 शो करता है, तो 2 शो करने वाला कितना ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल है, तो 98 - X। तो चार्ज ये कितना देगा, तो 2 × 98 - X और नेट कितना आएगा, नेट आएगा आपका 200। तो यहाँ से आप सोल्व कीजिए तो फिर आपका वैल्यू निकल आएगा। तो क्या लिखिएगा 3x + 8 दूनी 16, ये तो हो जाएगा ना इतना 196 हो जाएगा। 196 - 2x = कितना 200। x = क्या हो जाएगा 4।
मतलब 4 ऐसे मेटल होंगे जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो वो 4 तिया क्या दे देंगे 12, और 94 ऐसे होंगे जो 2 करेंगे, तो वो हो जाएगा 188। तो 188 और 12 जोड़िए 200 आ गया ना चार्ज टोटल। तो परसेंटेज पूछ रहा था, परसेंटेज ऑफ M+3, तो क्या लिखेंगे 4/98 इंटू कितना 100, तो यहाँ से सोल्व करिएगा तो जो आएगा सो आएगा। तो कितना हो जाएगा 400 बटे कितना 98, तो हो जाएगा 4% के आसपास आएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर आपका 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ ए कैल्शियम आयन इज 94 pm एंड ऑफ द ऑक्साइड आयन इज इतना pm। द पॉसिबल क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी। हाँ देखिए, आपको हम एक पॉइंट पढ़ाए थे ऑफलाइन बैच में, आपको हम बताए थे कि रेडियस रेशियो क्या होता है। इसमें क्या होता है कि कैटायन और एनायन के रेडियस से आप लोग पता कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। कैटायन और एनायन के रेडियस से आप पता कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब ये जो यूनिट सेल बनाएगा वो किस टाइप का बनाएगा। तो रेडियस रेशियो निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन, यही फॉर्मूला होता था आपका। तो यहाँ पे रेडियस रेशियो जब हम लोग निकालेंगे रेडियस रेशियो, तो क्या हो जाएगा 94 है इसका, डिवाइडेड बाई 146 है इसका, तो लगभग इसका जो वैल्यू आएगा, जो दिखाइए कितना आएगा, तो ये 90 है, इसका आधा कितना होगा इसका होगा 70, ये ज़्यादा रहा है। मतलब इसका जो रेडियस रेशियो आएगा 94/146 वो 0.414 से बड़ा होगा और 0.732 से कम होगा। तो ऐसे केस में एक जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो कैसा बनाएगा, ये जो वॉइड होगा वो कैसे वॉइड पे जाएगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे जाएगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे कैसे जाएगा, तो हम आपको बताए थे कि रेडियस रेशियो अगर इतना से इतना के बीच आ रहा है तो जो कैटायन होगा वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे जाएगा, और अगर 0.414 से कम और 0.225 से ज़्यादा होगा तो कैटायन जो होगा वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे आएगा। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट कंडीशंस में हम लोग पता करते थे कि कैसे कोई कैटायन कहाँ पे रहेगा, उसका लोकेशन। तो रेडियस रेशियो जो है वो एक रेशियो है, और उससे हम लोग कैटायन का लोकेशन पता करते हैं किसी भी यूनिट सेल में कि कैटायन जो है वो कौन सा स्पेस लैटिस ऑक्यूपाई करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस विथ यूनिट सेल 4.2। सोडियम मेटल जो है वो BCC में क्रिस्टलाइज कर रहा है, BCC में क्रिस्टलाइज कर रहा है सोडियम, और इसका जो एज लेंथ दिया है ए वो 4.29 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ठीक है। द रेडियस ऑफ सोडियम एटम, तो देखिए सिंपल सा बात, BCC का एज लेंथ और रेडियस का क्या रिलेशन होता है एटम का। तो BCC में जो आप देखे थे BCC में आपने देखा था कि एटम जो होता है वो बॉडी के सेंटर पे होता है, मतलब एक बॉडी के सेंटर पे रहेगा, और ये कॉर्नर पे तो रहता ही है, एक बॉडी के सेंटर पे रहेगा, और ये कॉर्नर पे तो ऐसे रहता ही है, और ये कॉर्नर पे तो ऐसे रहता ही है। तो ये डायगनली इसका रिलेशन हम लोग डेराइव किए थे, ये फेस का निचला डायगनल हो जाएगा और ये बॉडी का डायगनल हो जाएगा। तो ये जो बॉडी का डायगनल होगा उसमें क्या होगा कि ये R होगा और ये RR और ये R। तो ये जो पूरा डायगनल है बॉडी का वो क्या होता है √3a I इक्वल टू क्या हो जाएगा 4R, √3a इक्वल टू 4R, सिंपल सा बात। तो √3a इक्वल टू अगर 4R होगा तो ये √3a इक्वल टू अगर 4R होगा तो यहाँ √3 इंटू ए का वैल्यू दिया हुआ है 4.29 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू क्या होगा यहाँ रेडियस ऑफ एटम। तो इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना होगा 1.732 इंटू
4.29 डिवाइडेड बाई कितना 4, तो इससे आर का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, हाँ कैलकुलेटर तो है, देखना पड़ेगा। नहीं है, खैर जो भी आएगा इसको सोल्व कीजिएगा, देखिएगा क्या आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ रिलेशन डिराइव करना था। रिलेशन में पुट कीजिए, आपको वैल्यू आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ डिफेक्ट हैज द प्रेजेंस ऑफ cation, presence of has the presence of cation in the interstitial site. Which type of defect has the presence of cation in the interstitial? देखिए इंटरस्टिशियल साइट में क्या होगा कि अब कैटायन जो है वो अपना लोकेशन छोड़ के अंदर में ही रहता है, तैसे को हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। और जब कैटायन अपना लोकेशन छोड़ के लैटिस से बाहर चला जाए, क्रिस्टल से बाहर चला जाए, तब उसे हम स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें होगा फ्रैंकल डिफेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए बाइनरी कंपाउंड एटम ऑफ फिलामेंट ए form HCP structure and those of filament M occupy 2/3 of the tetrahedral void of the HCP structure. The formula of the binary compound is. देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और एम है, ये जो है ना वो HCP बना रहा है और ये जो है ना वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आपको हम बताए थे कि HCP में 6 एटम होगा, तो इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगा 12 होगा, तो 12 गुने 2/3 यही टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा। समझ में आ रहा है बात। n एटम्स के लिए 2n टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो अगर ये HCP बना रहा है, अगर A HCP बना रहा है तो A का नंबर कितना होगा 6 होगा। अगर A का नंबर 6 है तो M का नंबर कितना होगा, तो M के बारे में बोल रहा है ना कि वो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड पे नहीं है, वो 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पे है। तो अगर HCP बना रहा है A तो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा 12 और 12 का 2/3 तो 3 चौके 12, मतलब इसमें 8 हुआ होगा टेट्राहेड्रल वॉइड पे और ये 6 था। तो कहा क्या रहा है द फॉर्मूला, तो AM तो ये होगा 6, ये होगा 8, तो A होगा कितना 3 और M कितना होगा 4। A3M4 होना चाहिए मेरे हिसाब से, A3M4 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा B। ठीक है, तो देखिए आज के सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस किए और ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। मेनली आप जब पढ़ते हैं कोई चैप्टर को अच्छे से तो आपको कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता है और आप अच्छे से 100% एक्यूरेसी के साथ आप उसको 100% सोल्व कर पाते हैं। तो आप में यही होना चाहिए कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ते रहें ताकि आपको आइडिया मिले कि कैसे किसी क्वेश्चन को अप्रोच करना है। जो शुरुआत में भी मतलब जेईई का तैयारी करना स्टार्ट किए हैं उन लोगों को भी यही चाहिए कि हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप एक बार PYQ जरूर बनाएं। तो चलिए ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए हम आपके सामने कोई नया चैप्टर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।